Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students at PGC Narwal. Today, our discussion topic is mass spectrometry, determination of relative atomic mass of an isotopes. यानी हमने पीछे आइसोटोप वाले टॉपिक में एक बात कही थी कि हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। एक तकनीक है जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आज उसी तकनीक को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। शुरू करने से पहले बच्चों आपको बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, अच्छी तरह से समझना है और सुनना भी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोलने लगा हूँ कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल तकनीक और प्रोसीजर विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। कि बच्चों जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये एक इंस्ट्रूमेंटल तकनीक है या प्रोसीजर है जिसको आप यूज़ करके किसी भी दिए हुए एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का एटॉमिक मैस एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह की तकनीक को किसका नाम दोगे? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद बच्चों इसकी टाइप्स पे आ जाएं। ये मैंने रेड लाइन शो की है यहाँ, टाइप्स। तो यहाँ आ जाएं। तो इसकी दो टाइप्स हैं बच्चों, एक है एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये दो टाइप्स हैं इसकी। और बच्चों पहली टाइप्स एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये दोनों तकनीक क्या करने के लिए है? रिलेटिव एटॉमिक मैस डिटरमाइन करने के लिए है या फाइंड करने के लिए है। लेकिन इन दोनों के जो मेथड हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हैं। पहले में एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करना है कि इसमें हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो जो सैंपल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? गैशियस फॉर्म में होना चाहिए या वो गैस की शक्ल में होना चाहिए। अगर हमारे पास सैंपल गैस की शक्ल में होगा तो हमारे पास उस वक़्त जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ हो रहा होगा वो कौन सा होगा? एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर या एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। एक बात ये। दूसरी बात, इसकी दूसरी टाइप कौन सी है? डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। पहली थी आपने एस्टोन्स पढ़ी है, उसके बाद है डेम्पस्टर। अब बच्चों डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इसको भी आप उसी मकसद के लिए ही यूज़ करते हैं, किसी भी दिए हुए एलिमेंट के एटॉमिक मैस को फाइंड करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मैस को। तो वो जो आपके पास सैंपल होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में। पहले एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में था कि वो आपके पास गैशियस फॉर्म में था, लेकिन ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये दो इसकी टाइप्स। पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट इसका दो टाइप्स। उसके बाद इसका प्रिंसिपल कह लें या इसकी वर्किंग कह लें। इसके पहले सुनने के 4 से 5 पॉइंट्स इसके मेन हैं जिसको आप इंस्ट्रूमेंटेशन का भी नाम देते हैं। सबसे पहले है वोलाटाइल करना, एक पॉइंट ये। दूसरी बात है आयोनाइज करना। तीसरी बात है रिकॉर्ड करना। चौथी बात है इलेक्ट्रोमीटर। और पांचवी और आखिरी बात ये है कि आगे लगा होगा डिटेक्टर या एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। तो हम इसकी वर्किंग या प्रिंसिपल इसका शुरू करते हैं। तो डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। डायग्राम को समझना है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सारी समझ आ जाएगी। अगर डायग्राम नहीं समझ आएगी तो फिर क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो सुनते जाएं। स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लें कि ये जो हमने एलिमेंट्स हैं इसके जो आइसोटोप्स की एग्जैक्ट मैस फाइंड करने हैं ना, वो उनकी मैस टू चार्ज रेशो की बेस के ऊपर उनको हमने फाइंड आउट करना है। ये लिखा हुआ है M/E।
चार्ज टू मैस रेशियो या मैस टू चार्ज रेशियो। इसकी बुनियाद पे हमने एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलहदा करना है। इसका प्रिंसिपल या इसकी जो वर्किंग है वो मैं शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले बच्चों ये डायग्राम आपको दी हुई है, आपकी बुक में अच्छी तरह से डायग्राम बनानी भी है, बहुत ही फैक्टेड है ये। किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर डायग्राम उसकी हो तो लाजमी बनानी, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े। सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब के आगे इनलेट बना हुआ है, इसका आगे से माउथ बना हुआ है, मुंह बना हुआ है। इसमें हमने वो वाला सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना है जिस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मैस की हमने डिटर्मिनेशन करनी है। आपकी बुक के मुताबिक चलें तो हमारे पास यहाँ नियॉन गैस है। बच्चों नियॉन गैस का सैंपल है जब हमने इसमें इनलेट करवाया। अब इससे पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बाद में वर्किंग करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे पहले आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ये जो आपको बड़ी सी नज़र आ रही है। उसके बाद उसमें एक हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है, ये हीटेड फिलामेंट। उसके बाद एक नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ है, फिर आगे ग्रिड लगे हुए हैं। एक ग्रिड ये है, एक नेक्स्ट है, एक उससे नेक्स्ट है, फिर आगे लगा हुआ है एनालाइज़र आर मैग्नेट, फिर आगे ग्रिड लगा हुआ है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है डिटेक्टर कह लें या उसको एम्पलीफायर कह लें या कंप्यूटर स्क्रीन भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपने इससे शो होने वाले ग्राफ्स की पीक्स को चेक करना है। ये आपके पास होगी इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले जब आपने इसमें गैस के सैंपल को इनलेट कर दिया है या इसको दाखिल कर दिया है, तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा है कि सबसे पहली बात इसमें क्या करनी है, वोलाटाइल, यानी कि इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वेपर का मतलब क्या है कि इसको हीट देंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात उसने कहा है कि आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको अपने आयंस में कन्वर्ट करना है। जिस तरह आपके पास कोई भी गैस है, या ऐसे कुछ सिंपल एग्जांपल ले लें, जिस तरह आपके पास फ़र्ज़ करें NaCl है, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगर आपने उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको अपने आयंस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जब उसको पानी में हल करेंगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Na अलहदा हो जाएगा और Cl अलहदा हो जाएगा। Na के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी तरह कोई भी गैस होगी तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चों उसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो जो नेगेटिव होंगे उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, वो जो आगे ग्रिड लगी है नेगेटिव ग्रिड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो ग्रिड आपको नज़र आ रही है ना, ये पोरस है, परफोरेटेड जिसको कहते हैं, ये पोरस है, सुराखदार है। जब वो पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उस प्लेट में से गुजर कर आगे फिर आगे ग्रिड लगे हुए हैं, जिसको आप नाम दे देते हैं, एक्सेलरेटर का नाम भी दे सकते हैं, ग्रिड भी कह सकते हैं और एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं। आपकी बुक में इसको लेबल नहीं किया हो, आप इसको लिख लें कि ये एक्सेलरेटर हैं। ये जो दो आगे नज़र आ रहे हैं ग्रिड आपको गोल कलर की, गोल साइज़ की, इसको आप देखेंगे कि ये एक्सेलरेटर हैं। इन एक्सेलरेटर का काम क्या है कि जो पीछे से पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो इस नियॉन गैस से निकले थे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, यानी कि उसके मूवमेंट को, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। कौन करेगा, ये जो आगे एक्सेलरेटर लगे हुए हैं। और इस दौरान हमने इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस एक्सेलरेटर की मदद से आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले बच्चों ये नीचे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। आप लोगों को ये भी पता है कि इस वैक्यूम पंप का काम क्या होता है बच्चों, इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखना है। जितना रिक्वायर्ड हो उतना आप मेंटेन इसको या सेट कर सकते हो। और यहाँ हमने प्रेशर कितना लेना है, ऊपर फिगर लिखी हुई है, द प्रेशर ऑफ दीज वेपर इज केप्ट एट लो, दैट इज 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ टॉर। बच्चों आपको ये भी पता है जो टॉर है ये प्रेशर के यूनिट हैं।
और उसके बाद इसके अंदर हमने ये जो ग्रिड्स लगी हुई हैं, जब हमने पोटेंशियल ये इसको वो प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस दौरान हमने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रखना है, 500 से लेके 2000 वोल्ट तक। इतना प्रेशर, इतना हमने पोटेंशियल इनके दरमियान मेंटेन रखना है। अब बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन वो जो पॉजिटिव चार्ज था इन ग्रिड से गुजरता हुआ आगे एनालाइज़र तक आया था, एनालाइज़र मैग्नेट लगा हुआ है, इसके पास आएगा। अब आप देख रहे हैं ये निचली प्लेट तक या निचली ग्रिड तक एक ही लाइन नीचे की तरफ आ रही थी। जब आगे डिटेक्टर या एम्पलीफायर, डिटेक्टर कह लें, जब डिटेक्टर तक पहुंचेगी तो डिटेक्टर ने अब इन तीनों को डिटेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। क्या करना है बच्चों, इसको इस डिटेक्टर ने इनको एनालाइज करना है, इसको चेक करना है। जो पीछे से एक बीम आ रही थी और अब वो मज़ीद आगे 3 लाइनों में कन्वर्ट हो गई है। बच्चों, इस 3 लाइनों का मतलब क्या है कि जो हमने नियॉन गैस का सैंपल यूज़ किया था ना, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का एटॉमिक मास 20 है, दूसरे का 21 है और तीसरे का 22 है। अब बच्चों, डिटेक्टर ने इन तीनों को अलहदा कर दिया, किस बेस के ऊपर, मास टू चार्ज रेशो के ऊपर। अब यहाँ मास टू चार्ज रेशो का फार्मूला दिया हुआ है। मास टू चार्ज रेशो किसके बराबर होती है, h²r²/2e। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ h वगैरह ये जो जितने हमने इक्वेशन लिखी है ये है क्या। अब जो h है ये स्ट्रेंथ है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और r क्या है, रेडियस। बच्चों, जब पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे थे तो आगे आप देखें उसका रास्ता थोड़ा सा ना सर्कुलर हो गया, गोल हो गया, जिसकी वजह से उसका दायरे का एक रेडियस भी होगा जिसको आप रेडियस कहते हैं, और वो है। और ई क्या है, ये भी स्ट्रेंथ है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उसने आगे एक बात लिखी है, इफ़ ई इज़ इंक्रीज बाय कीपिंग के कांस्टेंट। अगर आप एच को कांस्टेंट रखें, ई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना, तो रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पीछे से पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, जब इसने अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड किया था, तो बेंड करने के साथ ही वो एक सर्कल बना था, जिसका मतलब क्या है कि उस सर्कल का क्या होगा, एक रेडियस होगा। जब 3 आगे से आइसोटोप अलग-अलग हो जाएंगे, आगे कंप्यूटर की स्क्रीन लगी होगी, जो जब वो पॉजिटिव पार्टिकल 3 लाइनों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनमें से एक पहले गिर जाएगा, यानी उसका जो स्ट्राइकिंग प्लेस होगी या स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा वो पहले आ जाएगा, यानी कि वो कम होगा। जो दूसरा होगा उसका स्ट्राइकिंग पॉइंट या टकराने का जो पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, और जो तीसरा होगा उससे ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मास टू चार्ज रेशो जिसकी कम होगी वो स्ट्राइकिंग प्लेस उसकी कम होगी। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि जिसकी मास टू चार्ज रेशो कम होगी ना, वो जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, वो जल्दी फॉल कर जाएगा। तो सबसे पहले कौन यहाँ फॉल आउट होगा, जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, 20 होगा, इसका एटॉमिक मास 20 होगा। और उसके बाद कौन फॉल करेगा, जिसका एटॉमिक मास 21 होगा। फिर उसके बाद वो फॉल करेगा जिसका एटॉमिक मास 22 होगा। तो इस तरह आप इन तीनों आइसोटोप्स को अलहदा कर लोगे, लेकिन अभी तक आपने उसका रिलेटिव मास फाइंड नहीं किया। अभी तो आपने उन आइसोटोप्स की आइडेंटिफिकेशन ही की है कि इसके कितने आइसोटोप हो सकते हैं, वो 3 आइसोटोप आपने अलहदा कर लिए हैं। उसके बाद कहता है अगर आप नियॉन गैस के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट को भी ले लें तो उसी का हिसाब भी यही होगा। जिस तरह इसके हिसाब, अगर आपने पीछे एक बात कही थी रिलेटिव एटॉमिक मास में, आपने कहा था हमने वहाँ कार्बन को स्टैंडर्ड मानकर किसी दूसरे एलिमेंट को उसके मास को इसके साथ कंपेयर किया था ताकि हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकें। तो हमने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया था। क्यों स्टैंडर्ड लिया था, क्योंकि इसका जो मास है वो एग्जैक्ट आया था, वो पॉइंट्स में नहीं था। बाकी दूसरे एलिमेंट का आंसर पॉइंट्स में आता है और ये ज़्यादा स्टेबल भी थी। अब हमने क्या करना है
कि इसको अगर हम कार्बन इसकी जगह कार्बन रखें तो उसके भी जो 3 आइसोटोप हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। अब हमने नियॉन गैस के आइसोटोप्स को उस कार्बन के आइसोटोप से कंपेयर करना है ताकि हम उसको यूज़ करके नियॉन के एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकें। तो ये बच्चों था इसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल। अब आगे एक ग्राफ आएगा। अब ग्राफ देखें, जो नियॉन के 3 आइसोटोप्स आए थे उनमें से पहले हम देखेंगे कि उनके दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। हमने एक्स एक्सिस पे ले लेना है मास नंबर और वाई एक्सिस पे ले लेना है रिलेटिव अबंडेंस। एक्स एक्सिस को बच्चों उसने पीछे कहा होगा कि ये एब्सिसा है और वाई एक्सिस को उसने नाम दिया होगा ऑर्डिनेट का। आप एक्स एक्सिस से याद रख लें और एक को वाई एक्सिस से याद रख लें। एक्स एक्सिस पे हमने मास नंबर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने रिलेटिव अबंडेंस को लिया है। अब देखें, जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर वाली तकनीक थी पीछे, उसमें हमने कहा था एंड पे डिटेक्टर या कंप्यूटर वगैरह लगाया हुआ है या स्क्रीन लगी हुई है जिससे हमें ये वाला जो ग्राफ दिखाया गया ये शो हुआ है। ये ग्राफ हमने खुद से नहीं लिया है, जो हमने पीछे तकनीक यूज़ की है उसको हमने इस्तेमाल करके इसको अपनाया है। तो देखें, उसके 3 आइसोटोप थे, एक 21 था, एक 20 था, एक 21 था और एक 22 था। और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस थी, जो कुदरती तौर पर इस कायनात में एग्जिस्ट करता था, वो कौन सा एलिमेंट या कौन सा आइसोटोप था? वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 20 था और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 90.92%। उसके बाद जो 21 था उसकी थी 0.257% और 22 वाले की कितनी थी? 8.82%। तो ये इनकी परसेंटेज आ गई कि इतने इतने परसेंट के लिहाज से ये रिलेटिव अबंडेंस है इनकी। अब हमने अभी तक इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं फाइंड किया, और वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? नीचे फार्मूला दिया हुआ है। जिस तरह हमारे पास ये जो एवरेज एटॉमिक मास, ये इसको देखें ज़रा। आप देखें, एटॉमिक मास के जो एलिमेंट था उसके 3 आइसोटोप्स आए थे, एक था 20 वाला, एक 21 वाला और एक 22 वाला। अब 20 वाला जो आया था उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी? 90.92। उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 21 वाले की कितनी आई थी? 0.257। राउंड करें तो, राउंड ऑफ करें तो उसको 26 के बराबर आ जाता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 22 वाले की रिलेटिव अबंडेंस कितनी आई थी? 8.82। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों को आपस में जमा करो। जब सम करेंगे तो 100 पे डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो रिलेटिव अबंडेंस होगी जिस आइसोटोप्स की होगी उनको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। जितने आइसोटोप होंगे सभी को इस तरह मल्टीप्लाई करें, जितने होंगे सभी को सम कर लें, 100 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो AMU में आएगा। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से नियॉन गैस जो हमने यूज़ की थी, उस वक़्त जो गैस यूज़ की थी उसका जो आंसर हमारे पास अब आया है वो है 20.18 AMU। अब ये क्या है? ये एवरेज एटॉमिक मास है किसका? नियॉन गैस का। तो आप इस तरह किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को या एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकते हो। नियॉन के 3 आइसोटोप यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं, ये एक मरतबा देख लीजिएगा। अब इसके अलावा भी कुछ बच्चों मेथड हैं जिसको अपनाकर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए हैं, द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप कैन बी डन बाय द मेथड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। सम इंपॉर्टेंट मेथड आर गैसेस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेज़र सेपरेशन। इन मेथड्स को भी आप अपनाकर आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमने पीछे 2 टाइप्स पढ़ी थी रिलेटिव एटॉमिक मास इसकी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री की। एक एस्टोन्स थी और एक थी डेम्स्टर। अब हमें बताएं कि ये कौन सी तकनीक हमने यूज़ की है या कौन सी टाइप्स यूज़ की है इसमें।
तो बच्चों इसमें हमने एस्टोन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ का तरीका अपनाया है। क्यों ऐसे पता चला है? क्योंकि हमने जो पीछे सैंपल यूज़ किया था वो किस फॉर्म में था? गैशियस फॉर्म में था या गैस की फॉर्म में था जो नियॉन थी। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू है वो डिटरमाइंड कर सकते हो। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, अच्छी तरह से उसको याद करना।